जी देखिए, ध्यान दीजिए लोग। तो लास्ट जो अपनी क्लास था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स किए थे, ठीक है। खासकर हमने सैटेलाइट को फोकस कर लिया था। सैटेलाइट पर जो भी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया था। आज आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए सुनिएगा बच्चों, आज हम लोग जिन टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रोपल्शन वेलोसिटी या फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है। देखिए प्रोजेक्शन वेलोसिटी का टारगेट क्या है? आप लोग अर्थ सरफेस पर है, सेंटर ऑफ रेडियस आर, मास एम, डेंसिटी रो। अब आपने अर्थ सरफेस से बॉडी को इतना थ्रो किया, इतनी तेज थ्रो किया, इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की कि फाइनली बॉडी इन्फिनिटी पर अप्रोच कर गई। तब तो हो गई एस कैप वेलोसिटी, डन। लेकिन बेटे इनकेस अगर बॉडी को आपने एक किसी भी सर्टेन हाइट, लिमिटिंग हाइट तक ले जाना है, आपका टारगेट क्या है? बॉडी को इन्फिनिट पर नहीं ले जाना है, इस बार हमें किसी भी एक सर्टेन हाइट तक लेके जाते हैं। तो एक किसी भी स्पेसिफाई हाइट तक ले जाने के लिए आपको कम से कम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सरफेस से बॉडी को एक रिक्वायर्ड हाइट पर ले जाने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, किसी भी रिक्वायर्ड हाइट पर ले जाने के लिए। मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं बेटे, मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, उसे हम बोलेंगे प्रोपल्शन वेलोसिटी, वीपी से शो कर देंगे। अब आपने बेटा सरफेस से इसको थ्रो किया बॉडी को, बॉडी का मास है m, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी सरफेस, एंड देन पोटेंशियल। आप एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट हाइट दैट इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने आपसे कहा है मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू जस्ट अप्रोच दैट हाइट। एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हाइट पर अप्रोच करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो है प्रोपल्शन वेलोसिटी। इसका मतलब इतनी मिनिमम अमाउंट है कि उस हाइट को जस्ट टच करेगा, आगे फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल की बात हम लोगों ने एस के वेलोसिटी के लिए की थी, अगर याद हो तो बस वही कॉन्सेप्ट है, थीम भी वही है, टेंशन ना करो। आइए देखते हैं। टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाइट प्लस सरफेस पर टोटल एनर्जी में कौन है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाइट पर कौन है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस। हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस। यस और नो बेटे? यानी एक्सक्यूज हम लोग शायद देख सकते हैं, स्मॉल एम तो कॉमन लेके अपन कैंसिल कर ही देंगे, बाकी फर्दर वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब माइनस जी एम अपॉन आर ट्रांसफर किया तो प्लस में आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम कॉमन, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, अरे 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दूँ, डन है बेटा। तो वी प्रोपल्शन स्क्वायर दैट इज 2gm। एलसीएम ले लिया जाए बेटा, आर इंटू आर प्लस एच सारा आर प्लस एच माइनस आर, 2gm आर कैंसिल तो ओनली एच अपॉन आर प्लस एच से आर कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर बन जाएगा बाहर तो, और यहाँ 1 प्लस एच अपॉन आर। ये सो लो, शायद आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर दैट इज स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। दे सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत? देन प्रोपल्शन वेलोसिटी कितना हो गया? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। यस और नो? कोई दिक्कत? पोटेंशियल कोई एक्सक्यूज नहीं बेटा। ये प्रोपल्शन वेलोसिटी आ चुकी है। इसी में कंडीशन हम लोग मार्क कर सकते हैं, ध्यान देना अच्छे से।
इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर, इनकेस अगर बेटा जो हाइट है अर्थ सरफेस जो आपने हाइट ली है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा अमाउंट है। इनकेस अगर ऐसा है तो शायद आप इस बात को रियलाइज करें एच अपॉन आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, then 1 plus h upon r, that is approx equal to 1. Okay, then what is propulsion velocity? 2gh. This is the propulsion velocity or projection velocity. और उस आपको बताइए आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं मैडम? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। बच्चों जब आप h हाइट पर चले जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहा है? vp प्रोपल्शन वेलोसिटी 2, ये कितना होगा? माइनस g, हाइट पर जा रहा है ना, रेस क्या कवर्ड हाइट, एंड v प्रोपल्शन कितना आ जाएगा? √2gh। तो आप शायद इस बात को फील करें बेटा कि बेसिक्स कभी गलत नहीं है, बेसिक्स हमेशा सही होते हैं, तो अप्लाई प्रॉपर करें। ये फॉर्मूला किसी भी एक सर्टेन हाइट का है, आप कितनी भी ज़्यादा हाइट पर चले जाएं फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ इस लिमिटेशन के साथ काम करेगा कि हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो नॉर्मली बेटा जो मैकेनिक्स आप लोग करते हो, मैकेनिक्स में जितने भी क्वेश्चन तुमने किए हैं उन्होंने नॉर्मली किया गया, एक बॉल को थ्रो कर दिया, पहले मैंने बताया एक गन फायर कर दी, एरोप्लेन से एक ऑब्जेक्ट को डिटैच कर दिया, एक्सेट्रा, इस तरह की बातें होती है। एक टावर पर चले गए, एक बिल्डिंग पर चले गए, एक माउंटेन पर चले गए, माउंटेन से आपने बॉडी को थ्रो कर दिया एंड सो। ये मतलब सारे क्वेश्चन इसी के आसपास में घूमते हैं। तो इसमें जो हाइट होती है ना, हाइट बहुत ज़्यादा ना होकर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में हाइट काफ़ी लिमिटिंग अमाउंट होता है, समझ रहे हो आप? तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। लेकिन जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो फिर बेटा ये फॉर्मूला काम नहीं आता, ये फॉर्मूला काम होता है। ये आपके जेई मेंस और नीट में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन अप्लाई इन फॉर अ बॉडी, सॉरी क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। कैन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई टू कैलकुलेट कवर्ड हाइट बाय दैट बॉडी विथ एनी वेलोसिटी, एनी प्रोजेक्शन वेलोसिटी। अगर हम बॉडी को किसी भी प्रोजेक्शन वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो क्या बॉडी ने जो हाइट कवर किया उसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन काम में ले सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी काम करता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, और जब हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो आपको पता है फिर एक्सेलरेशन चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर स्मॉल जी कॉन्स्टेंट नहीं रह पाता। आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन में ये इक्वेशंस काम में ले लेते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइट काफ़ी कम लगती है और उस वजह से स्मॉल जी में वेरिएशन भी नहीं हो पाता, समझ गए? दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन बेसिक्स टर्म्स को दिमाग में रखना, आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ जी, सैटेलाइट प्रोडक्ट ढेरों बात हम लोगों ने कर लिया, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं, दिमाग लगाइएगा, ढंग से सुनिएगा। ये हमारे लिए अर्थ सेंटर हो, मास m, रेडियस r है, ठीक है ना। और ये हम लोगों ने सैटेलाइट ले लिया था, और ये अर्थ के अराउंड रेगुलर रिवॉल्व करेगा। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर? h हाइट पर, ठीक है। सैटेलाइट मास कितना लिया बेटा मैंने? स्मॉल m। कितना लिया बच्चों? स्मॉल m। अब देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पर सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो क्या बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी याद है क्या? कितने थी? मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी बताइए जरा? √2gm/r। दिमाग में है? दिक्कत तो नहीं बच्चों? मैं थोड़ा स्पेस लेना चाहता हूँ तो इसको रब कर रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज तो नहीं? दिक्कत नहीं तो? देखिएगा,
वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट कितना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब √2gm/r। ओके, एम यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट या फिर सोर्स मास, और स्मॉल आर के लिए कितनी है r+h, याद है ना। तो इस कंडीशन में सैटेलाइट कैसे पाथ में चलेगा, सर्कुलर पाथ। सैटेलाइट का कैसा पाथ रहेगा बेटा, सर्कुलर पाथ, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इन केस v इज लेस देन v नॉट हो जाए, सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम कर दें आप लोग, तो इस कंडीशन में जैसे आपने सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम की, तो जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर पाथ को छोड़ के और इलेप्टिकल पाथ पर आ जाएगा ना, ठीक है। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 1 ले लेता हूँ, ये कंडीशन 2 ले लेता हूँ ना। तो सैटेलाइट कैसे पाथ में चलेगा ना, इलेप्टिकल पाथ पर, v इज लेस देन v नॉट। थोड़ा इलेप्टिकल पाथ पर रन करेगा कौन, सैटेलाइट, याद रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। और इस कंडीशन में आपको पता है एलिप्स होता है, तो एलिप्स में 2 फोकल पॉइंट होते हैं, तो इसमें जो अपर फोकस पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर तो हम लोग अर्थ का सेंटर ले लेंगे ना, और जो डाउन फोकल पॉइंट है ना उसको हम लोग समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, एक फोकल पॉइंट पर अर्थ का सेंटर एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी कंडीशन में इनकेस अगर मैं बात करूं v इज ग्रेटर देन v नॉट, इनकेस अगर जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो अगर किससे, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, ये भी ध्यान रखना ये वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज़्यादा है और √2 टाइम जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी उससे कम है, याद तो है ना। लेकिन अगर आपने सैटेलाइट की वेलोसिटी को अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम प्रोवाइड कर दिया तो सैटेलाइट इन्फिनाइट की तरफ एस्केप कर जाएगा, याद होगा पहली बात की आप लोगों ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी बट इट मस्ट बी लेसर देन √2 टाइम देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज़्यादा और √2 टाइम से कम होनी चाहिए। इनकेस अगर ऐसा है तो जो सैटेलाइट है ये वापस से इलेप्टिकल पाथ पर ही चलेगा, वैसे इलेप्टिकल पाथ पर चल रहा है, और इस कंडीशन में इसका जो दोनों फोकल पॉइंट में जो दूर वाला फोकल पॉइंट है वो वैकेंट रहेगा और फर्स्ट फोकल पॉइंट अर्थ के सेंटर पर रहेगा, तो दिक्कत तो परेशान नहीं था, ध्यान देना। इन केस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज ग्रेटर देन √2v नॉट और इक्वल टू, इन केस अगर सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो √2v नॉट की इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो सैटेलाइट जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो पाथ है वो पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, तो पैराबोलिक हो जाएगा या फिर हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स भी आपको दिमाग में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं बच्चे, रिजल्ट्स भी काम आते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली किसी भी कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए सैटेलाइट की वेलोसिटी इतनी है उतनी है ये है वो है, तो उस समय हमारे दिमाग में होना चाहिए बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच करनी, रिजल्ट दिमाग में रखें, सीधा अप्रोच है। इनकेस अगर सैटेलाइट पर वो अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी चल रहा है तो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, ऑर्बिटल से कम है या ज़्यादा है दोनों में इलेप्टिकल पाथ बनाएगा था, लेकिन दूर नहीं जाएगा। अगर ये √2v नॉट की लिमिट या उसके क्रॉस बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इन्फिनाइट पर अप्रोच कर लेगा, याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं था। यस प्लीज। आज हम लोग बात शुरू कर रहे हैं केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, ठीक है।
तो कैप्लर्स लॉ पर बात हम लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है और ये वाली जो है कि लगभग श्योर है क्वेश्चन एग्जाम में आने के हिसाब से, ठीक है। ओके, सुनिएगा। तो जो कैप्लर ने बेसिकली सन के अराउंड जो प्लेनेट का मोशन है उसको एक्सप्लेन किया था, बट ये जो चीज़ है कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक हम लोग सैटेलाइट्स के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। जब वो इलेप्टिकल पाथ पर मूव करेगा उस कंडीशन में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। ये बेटा मैंने एक इलेप्टिकल पाथ आपके सामने बनाया है। ये जो इलिप्स है डॉटेड कर दूँ थोड़ा डिफरेंस डालने के लिए। ये जो इलेप्टिकल पाथ आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये एक किसी भी एक प्लैनेट के पोजीशन को शो कर रहा है, प्लैनेट के मोशन को शो कर रहा है। अब बेटा इलेप्टिकल पाथ है तो इसके लॉन्ग एक्सिस को मैंने ले लिया ए, स्मॉल एक्सिस को ले लिया मैंने बी, ठीक है। तो इनमें दो फोकल पॉइंट होंगे, तो दोनों में से किसी एक फोकल पॉइंट पर सन अवेलेबल रहेगा। देन मतलब किसी भी एक फोकल पॉइंट पर सन एग्जिस्ट करेगा, डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो सन की पोजीशन मैंने यहाँ ले लिया था फोकस पर। तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ पर बात करते हैं, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कुछ और नहीं, जो तुम्हारे सामने जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है उसी को फर्स्ट लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ कह रहा है प्लैनेट अराउंड सन ऑलवेज मूव अलोंग अ इलेप्टिकल पाथ, इलिप्स पर मूव करेगा एंड सन इज एट एनी वन फोकस ऑफ दिस पाथ। ये फर्स्ट लॉ और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये बेसिक डिस्क्रिप्शन जो है वही है। अब जब आप देख सकते हैं जब प्लैनेट इस फारदेस्ट पोजीशन पर रहेगा, सबसे दूर रहेगा सन से, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी रहेगी, मिनिमम, और जब नियरेस्ट पोजीशन पर रहेगा तो क्या रहेगा, मैक्सिमम, ठीक है। नियरेस्ट पोजीशन की डिस्टेंस को मैंने r1 से शो किया है, फारदेस्ट पॉइंट को मैंने r2 से शो किया है। कोई दिक्कत नहीं, ओके, डन है, कुछ समस्या नहीं, हाँ जी। तो चलिए फर्स्ट लॉ पर बात हमारी हुई। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कह रहा है वो देखिएगा। सेकंड लॉ कह रहा है बेटा कि ये देखिए सन और ये प्लैनेट और ये इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया बेटा मैंने, ठीक है, और ये वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज कीजिए प्लैनेट की पोजीशन यहाँ पर टी है, क्या पोजीशन है टी। अब ये जो प्लैनेट है टी प्लस डी टी टाइम में इस लोकेशन पर आ गया। तो जो ज्वाइनिंग लाइन है फिर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रेस्पेक्ट टू सन, इट स्वीप्स सब एरिया, इसने कुछ एरिया कवर किया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्लैनेट रेगुलर मूव करता जाएगा, चल रहा है, और सपोज ये प्लैनेट की कोई लोकेशन ले लिया आपने P3, ये P1 कर देते हैं, P2 पोजीशन कर देते हैं, P3 पोजीशन, ओके। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ पर t प्लस है, यहाँ पर t टाइम पर है, तो ये t प्लस dt टाइम पर, ये प्लैनेट की फोर्थ पोजीशन। तो जो ज्वाइनिंग लाइन है उसने जो एरिया कवर किया था, देख रहे हैं एरिया, ये दोनों एरिया सेम रहेंगे, एरिया A1 एंड एरिया A2 रिमेन इक्वल टू ईच अदर। कौन कहता था? कैप्लर सेकंड लॉ। तो कैप्लर सेकंड लॉ कह रहा था एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट कवर्ड और स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, डन, कोई दिक्कत नहीं था। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एरिया स्वाइप बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। ये जो दोनों एरियाज हैं ये सेम रहेंगे ना, तो यहाँ से A1 इक्वल टू A2, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। इसे हम लोग और किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ कवर्ड एरिया रिमेन सेम, ठीक है।
इसे बेटा एरियल वेलोसिटी बोला जाता है, da/dt, कवर्ड एरिया इन अ टाइम इंटरवल। डन है। जैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसे एरियल वेलोसिटी बोला जा सकता है, तो कवर्ड एरिया पर यूनिट टाइम, ध्यान रखना, कंफ्यूज होते जाना, ठीक है। तो da/dt कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो a1/dt इज इक्वल टू a2/dt, दिस एरिया a1, दिस एरिया a2, that is equal to L/2pi, that is equal to pi AB/t। ध्यान देना, अच्छे से समझना बेटा। ये जो हमारे पास एरियल वेलोसिटी है वो कितना है, पाई AB/t। आपको पता है कि एलिप्स है, तो एलिप्स का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई a इंटू बी। मे भी आप पे जो मैथ्स वाले बच्चे वो समझ रहे होंगे ना कि पाई a इंटू बी। यहाँ पर क्या है बेटा, लॉन्ग एक्सिस, बी क्या है, शॉर्ट एक्सिस। तो पाई ए बी इसका कवर्ड एरिया है, और एक पूरे रोटेशन जो टाइम कंजप्शन होगा कितना लेंगे, कैपिटल टी, याद रखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता। तो ये हमारे पास इसका बेसिक रिलेशन बनता है, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता, कन्फर्म। ये है हमारे पास केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ। तो यहाँ पर एल है एंगुलर मोमेंटम, एल क्या बेटा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हो आप तुम। तो बेटा सभी टर्म्स पर एक बार फिर से फोकस कर लो। a1 या फिर a2 क्या है, कवर्ड एरिया या फिर स्वाइप एरिया बाय दिस पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, गिवन टाइम इंटरवल। आप देख सकते हैं टाइम इंटरवल सेम रखा है बेटा मैंने, dt और यहाँ भी dt टाइम है कवर किया है, तो दोनों में कवर्ड एरिया सेम है, एरिया की फिजिकल सिचुएशन बदल रही है बस, और कुछ नहीं। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो ना एरिया सेम है, तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, da/dt। कवर्ड एरिया a1 a2 से कोई सा लीजिए, बेसिक सेम ही रहेगा बेटा। यहाँ पर स्मॉल ए क्या है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस है, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, मतलब यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस और ये स्मॉल एक्सिस, इसी के पार्ट होगा, ठीक है, ए एंड बी। टी क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा, जो कंप्लीट टाइम इंटरवल इसमें कवर होगा, ओके। इसमें एल है एंगुलर मोमेंटम, एक बेटा यहाँ पर स्मॉल एम है, जो बॉडी रिवॉल्व करेगी उसका मास है। यहाँ पर स्मॉल एम किसका मास होगा बच्चों, प्लेनेट का, ध्यान रखिएगा। सन का मास अपन क्या लेते हैं, ms, मास ऑफ सन, प्लेनेट का मैंने स्मॉल एम ले लिया है, कोई दिक्कत। ये कुछ कंडीशन मास मिल जाता है, नील्स बोर पोस्टुलेट आप पढ़ते हैं, L = mvr = NH/2π, कंडीशंस वैसी ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा, ये था सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ पर बात करें, ध्यान देना, अच्छी तरह समझना। केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, ये लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी होता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो इसमें कहा जाता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ। अब A क्या है यहाँ पर, जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका अमाउंट है, यहाँ पर A की वैल्यू होती है R1 + R2/2, ठीक है, R1 + R2/2, R1 और R2 आपको दिख रहा है 1/2, ये A की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसको कई जगह कई बुक्स में इसको एवरेज डिस्टेंस भी कह दिया जाता है, यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस, तो ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े तो आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। और ये बेटा पहले मैं आपको समझा दूँ कैसे आएगी, ये याद कीजिए, आप लोगों ने सैटेलाइट पढ़ी हुई है ऑलरेडी, याद कीजिए। अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को स्विच करूँ सैटेलाइट के लिए, तो यहाँ पर प्लेनेट हो जाएगा और यहाँ सैटेलाइट हो जाएगा, सन की जगह तो प्लेनेट आ जाएगा और खुद प्लेनेट की जगह सैटेलाइट आ जाएगा। तो सैटेलाइट का टाइम इंटरवल याद कीजिएगा, कितना था याद करो, 2πr/v0, याद है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं याद है, अरे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, r/gm, यही था, एक्सक्यूज, दिक्कत नहीं भाई। टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पूरे रोटेशन डिस्टेंस कितना कर रहा है, 2πr, स्पीड कितनी थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी,
और वी की वैल्यू रूट आर अपॉन जी एम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया आर क्यूब अपॉन जी एम। अब देखिए टी स्क्वायर ये ना, रेडियस क्यूब मतलब डिस्टेंस क्यूब ये ना, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा। तो ध्यान रखना इसी थीम पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। वहाँ पर कैपिटल एम क्या था सेंट्रल बॉडी का मास, अब यहाँ पर सेंट्रल बॉडी का सन, तो उसको एम एस कर दे, एस फॉर सन, ठीक है, इंटू ए क्यूब। अगर लिखना पड़े तो कभी कंफ्यूज मत हो ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छी छोटी छोटी बातें हैं जो कि अपने दिमाग में बिल्कुल वेल सेटल्ड होनी चाहिए। डन है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, टेंशन, पक्का डन। हाँ बेटे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम लोग वी, वी जी और वी कैपिटल जी इस तरह का सिंबल दे दिया जाता है। चलो नॉर्मली वी क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लेते हैं अपन, तो इस तरह जी ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट करता है और कोई खास बात नहीं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से अच्छे से। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। आपने कोई भी सोर्स मास ले लिया, सोर्स मास लाइक अ प्लेनेट, अर्थ और एनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी और अदर ऑब्जेक्ट, सेंटर हो, रेडियस आर, मास है, डेंसिटी रो। अभी जो ऑब्जेक्ट है सोर्स मास है, इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर किसी भी एक डिस्टेंस स्मॉलर पर आपने एक रिक्वायर्ड पॉइंट ले लिया P, और P पर आपको क्या चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, इसके लिए आप सबसे पहले बेटा इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से आपने क्या किया टेस्ट मास लिया। क्या लिया बच्चों टेस्ट मास, और टेस्ट मास को लेकर आप इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट P पर आ रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत है, तो लाने में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो इन्फिनाइट टू P आने में जो भी वर्क डन करना पड़ा वो W इन्फिनाइट टू P, और उसमें टेस्ट मास का अगर मैं डिवाइड कर दूँ तब तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसे बोलूँगा मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आया, कोई एक्सक्यूज कोई दिक्कत कोई परेशानी है। इसमें एक बेसिक कंडीशन दे दी जाती है, कभी इग्नोर भी कर देते हैं, मास के लिए जनरल इग्नोर भी कर देते हैं, बाकी फिर भी आप अपने माइंड में इस चीज़ को सेट रखें कि जब एम नॉट को इन्फिनिटी टू P अप्रोच कर रहे हैं तो नॉन एसेलरेट मोशन होना चाहिए, नॉन एसेलरेट मोशन होना चाहिए। समझ में आती बात। तो जिस कंडीशन में इनकेस अगर एम नॉट को इन्फिनिटी टू P अप्रोच करेंगे तो जो वर्क डन है वर्क डन कितना होगा माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर। अब ये जो वर्क डन है टोटल वर्क डन यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और कोई खास बात नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। अपॉन एम नॉट, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना रहा बच्चों माइनस जी एम अपॉन आर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम सोर्स मास है, स्मॉल आर जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके सेंटर से सोर्स मास के सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है, किसी कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी कोई और डायरेक्शन नहीं है, कोई इंडिविजुअल डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी में देखिए दिमाग लगाइए अच्छी तरह से। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। ये मैंने लिया एग्जाम्पल 1, एक रिंग है बेटा, रिंग, ठीक है। रिंग है तो रिंग में मास कहाँ पर अवेलेबल है बच्चों, सर्कमफेरेंस पर अवेलेबल है, पूरे सरफेस पर अवेलेबल नहीं है, ओनली सर्कमफेरेंस पर अवेलेबल। मास कितना है m, सेंटर ले लिया O, रेडियस क्या ले लिया r। तो इस कंडीशन में जो रिंग है रिंग के सेंटर पर मुझे क्या चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस कंडीशन में सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा माइनस जी एम अपॉन आर। रीजन क्या है, रीजन बेटा कि यहाँ पर जो टोटल मास है रिंग का कैपिटल है। अब अगर मान लीजिए इसमें मैंने बेटा स्मॉल मास एलिमेंट कंसिडर किया, जो कि हमेशा आप करते हैं ना बेटा,
दिस बॉडी एज्यूम टू बी डिवाइड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट और मास एलिमेंट। अब मैंने स्मॉल मास एलिमेंट ले लिया dm, सेंटर से डिस्टेंस वही r होगी। और अब अगर मैं सारे जितने पार्ट मैंने भैया बनाए, जितने भी पीसेज, जितने भी स्मॉल पार्ट्स, एलिमेंटल पार्ट्स में बनाऊंगा इस रिंग में, उन सबके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, सबके dm मास dm प्लस dm प्लस dm, तो टोटल मास m ही आ जाना है, तो माइनस gm अपॉन r। याद रखेंगे, ध्यान रखें डायरेक्टली है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रूल नहीं होता है। अगर डायरेक्शन का रूल होता तो सेंटर में वैल्यू 0 ही आ जाती, याद रखना। ठीक है, डन है। हाँ जी, इसी सीक्वेंस में अगर थोड़ा और आगे चले, दिस इज रिंग, सेंटर हो, रेडियस r, मास m। अब एक्सिस पर डिस्टेंस स्मॉल x ले लिया ना मैंने, और रिक्वायर्ड पॉइंट ले लिया p, और मुझे इस पॉइंट p पर क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। रिंग आपके सामने, रिंग का सेंटर हो, रेडियस r, मास m, और एक्सिस पर x डिस्टेंस पर पॉइंट p लिया, p पर क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ध्यान रखिएगा, रीजन क्या है, रीजन फिर वही सेम, एलिमेंटल पार्ट लोगे, कोई छोटा सा पीस लोगे तो dm। अब dm ने पॉइंट p पर जब भी अप्रोच बनाई, अब इस dm मास की जैसे पॉइंट p पर जो अप्रोच बनेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। m मास की वजह से r डिस्टेंस पर कितना होगा, माइनस जी अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस, अब सारे मास dm प्लस dm प्लस dm ऐड होंगे तो टोटल मास आ जाएगा। ये लीजिए वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू समझ में आ रही है, हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हाँ जी, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। हॉलो स्फीयर की बात करें, सुनो बच्चों, कि मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ली, सेंटर O है, रेडियस r है, हॉलो स्फीयर है, मास m। ये जो हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर O से और स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है, p पर क्या चाहिए मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, पॉइंट p कहाँ पर है, बॉडी के बाहर है। कंडीशन दीजिए, if स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देन आउटसाइड कितना हो गया, चाहो तो इसको मैं vg आउट कर देता हूँ, कितना हो गया, माइनस g कैपिटल M अपॉन R। याद रखना, अगर पॉइंट p बाहर है तो बच्चों पॉइंट p पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस g अपॉन R। याद रख लेंगे, दिक्कत नहीं। तो इनकेस अगर पॉइंट p सरफेस पर आ गया तो जो डिस्टेंस है स्मॉल r और रेडियस कैपिटल R की इक्वल हो जाएगा क्या, बताओ यार। अगर पॉइंट पे सरफेस पर आ गया तो सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r और रेडियस कैपिटल R की इक्वल हो गया क्या, बोलो। नहीं पकड़ में की बात। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पर कितना हो गया, माइनस gm अपॉन कैपिटल R। बताओ, स्मॉल r की कैपिटल R करती है, और अगर पॉइंट p अंदर हो, पॉइंट p की डिस्टेंस स्मॉल r कैसा हो गया, लेस देन कैपिटल R। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इनसाइड कितना हो जाएगा, उतना हो जाएगा जितना सरफेस पर है, माइनस gm अपॉन R। याद रख लोगे, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अंदर कितना है, उतना ही जितना सरफेस पर, बाहर नहीं सरफेस पर, माइनस gm अपॉन R। डन है, दिक्कत नहीं। अगर बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करें हम लोग तो ग्राफ भी इजीली मैनेज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई पर डिपेंडेंट, तो वाई पर क्या बना लिया, vg। आर के लिए 0 मतलब सेंटर पर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, सपोज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, इससे लेफ्ट में तो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, मतलब इनसाइड पॉइंट, और है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, बड़ा ही
समझ आ रही बात? 3 कैटेगरी डिवाइड करिए ना भाई। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मतलब पॉइंट भी अंदर है, इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस पर है, और ग्रेटर देन कैपिटल आर बाहर है। अब होता है जब तक आप सरफेस पर है या अंदर है तब तक ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम आ रहा है क्या बताओ? और फिर जैसे आप बाहर निकलेंगे, ग्राफ समझ आता है क्या? जब तक आप बॉडी के अंदर है वहां से सरफेस तक जाएंगे, अंदर से सरफेस तक जाएंगे, तब तक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहेगा। मैंने ओरिजिन के नीचे क्यों शो किया कि नेगेटिव में वैल्यू और कुछ बात नहीं। लेकिन जैसे आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल आर इंक्रीजेज देन पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो उसके बाद स्मॉल आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बातें समझ में आ रही? पक्का? कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? इसी सीक्वेंस में अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर लूं, अगर पॉइंट भी बाहर है तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो वी जी आउट सेम रहेगा माइनस जी एम अपॉन आर, जो होलो स्फीयर के लिए था वो सॉलिड स्फीयर के लिए। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, अगर सरफेस पर आ गए तो वी जी सरफेस माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ओके, और अगर पॉइंट भी अंदर रह गया, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ना वी जी इनसाइड, ध्यान देना वी जी इनसाइड कितना होगा, ध्यान दो, माइनस जी एम 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, याद रखना। अगर बेटा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, माइनस जी एम 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, याद रखना। आप यहाँ से देख सकते हैं, ध्यान देना, इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, अगर स्मॉल आर डिस्टेंस कैपिटल आर रेडियस के इक्वल हो गई तो क्या होगा बताइए, माइनस जी एम अपॉन 2 आर क्यूब, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, तो स्मॉल आर के कैपिटल आर रखोगे तो 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर बच गया क्या, तो माइनस जी एम अपॉन आर आ गया क्या, आर क्यूब से आर कैंसिल, तो आर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस जी एम अपॉन आर, तो वही सरफेस की वैल्यू आ गई क्या ना, कोई दिक्कत, पोटेंशियल है। और अगर सेंटर पर आप आ जाए, सेंटर पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड पॉइंट को लेके तुम सेंटर पर आ गए तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो वी सी जी सी कर देना, सी फॉर सेंटर, समझ गए ना? थोड़ा सेंटर को करते स्मॉल आर 0 रखो, माइनस जी एम 3 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर 0 कर दो अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, कितना रहेगा, माइनस 3 जी एम अपॉन 2 आर, बताइए लिख सकते हैं कोई दिक्कत, पोटेंशियल है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर कितना हो गया, ध्यान से सुनना, 3/2 टाइम देन इट्स वैल्यू एट सरफेस, तो वी जी सी इक्वल 3/2 और माइनस जी एम अपॉन आर, इसको क्या लिख सकते हो, वी जी एस, तो सरफेस में जो पोटेंशियल उसका सेंटर में कितना हो गया, सीधा 3/2 टाइम हो जाएगा। पक्का? दिक्कत कोई परेशानी? तो इसके लिए इनकेस अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना, यहीं पर अगर मैं इसके लिए ग्राफ बना दूँ तो ध्यान से सुनना अच्छे से, देखिएगा
अगर बेटा सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, सरफेस का बिहेवियर वही है और आउटसाइड चाहे सॉलिड हो चाहे होलो का बिहेवियर सेम है। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इंक्रीजेज देन पोटेंशियल डिक्रीजेज। अगर स्मॉल आर बढ़ने के साथ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, या फिर स्मॉल आर बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अंदर अलग बिहेवियर होगा। कैसे, अगर वो अंदर से होलो है तो इनसाइड पोटेंशियल और सरफेस पोटेंशियल सेम है, तो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो सरफेस पर है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड में आप देख रहे हो सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस का 3/2 टाइम है। मतलब अगर सरफेस में पोटेंशियल 100 है ना, सेंटर पर 150 है। ये अगर 100 है 50 आधा करोगे नहीं करोगे, तो ध्यान रखना ये क्वालिटी है। तो Vg सेंटर इक्वल टू 3/2 Vg सरफेस, और ये क्या है,